गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सभी कैसे हैं आप सभी? तो स्टार्ट करते हैं आज अपन अपनी जूलॉजी की क्लास नंबर 22। पिछली क्लास में प्रीवियस क्लास में अपन ने माइटोकॉन्ड्रिया की जो ईटीएस साइकिल थी उसको कंप्लीट करके अपन ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो अंगक है एक कोशिका में पाए जाने वाला उसको भी कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपन नया अंगक लेंगे वो है राइबोसोम। राइबोसोम के ऊपर अपन आज विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे कि राइबोसोम होता क्या है। सबसे पहले इसकी खोज किसने की, पादप कोशिका में खोज किसने की, जंतु कोशिका में खोज किसने की, ये कितनी संख्या में पाए जाते हैं, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, क्या कार्य हैं, कैसी इनकी संरचना होती है। ठीक है, तो आज का जो अंगक है अपना, जो ऑर्गन है अपना, वो है राइबोसोम। राइबोसोम। तो राइबोसोम के ऊपर सबसे पहले अपन सामान्य जानकारी पे चर्चा करेंगे। तो राइबोसोम जो अंगक है कोशिका में पाए जाने वाला, वह सभी पादप और जंतु कोशिकाओं में सार्वत्रिक रूप से पाया जाता है। यानी कि ये राइबोसोम प्लांट एंड एनिमल सेल दोनों प्रकार की कोशिकाओं में ही पाया जाता है सार्वत्रिक रूप से। ऐसा नहीं बोल सकते कि अपन ये है कि प्लांट कोशिकाओं में मिलेगा तो एनिमल कोशिकाओं में नहीं मिलेगा, या अपन कहे कि राइबो जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें अपन, जैसे कोई बैक्टीरिया है तो उसमें राइबोसोम अनुपस्थित होगा, नहीं, उसमें भी मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि प्लांट एंड एनिमल दोनों प्रकार की जो कोशिकाएं हैं उनमें ये पाया जाता है। ठीक है, सार्वत्रिक रूप से। अर्थात कहने का मतलब है कि यह प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, यानी कि यूकैरियोटिक सेल्स यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स ही होती है। तो यूकैरियोटिक सेल्स के अतिरिक्त यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। कौन? राइबोसोम। क्लियर है? यह राइबोसोम जो अंगक है, जो कोशिका अंग है, यह इकाई झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। इकाई झिल्ली रहित, या जो यूनिट मेम्ब्रेन जो अपन ने पहली पढ़ी है, डबल यूनिट मेम्ब्रेन, दोहरी इकाई झिल्ली, उससे रहित या इससे बना हुआ नहीं होता है, यानी कि सिंगल मेम्ब्रेन ही होती है इसके पास। क्लियर है? यह राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? प्रोटीन संश्लेषण से। प्रोटीन सिंथेसिस, इसे बोलते हैं प्रोटीन संश्लेषण। यानी कि अपन ने पहले भी पढ़ा है कि जो राइबोसोम होता है उसका जो मुख्य कार्य है वो है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्लियर है? तो अपन ने अब तक ये जाना कि जो राइबोसोम है वह प्लांट सेल हो चाहे एनिमल सेल हो, उनमें सार्वत्रिक रूप से पाया जाता है। अर्थात यूकैरियोटिक सेल्स के अलावा यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी पाया जाता है। यह इकाई झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। यह प्रोटीन संश्लेषण से संबंधित कोशिकांग होता है। क्लियर है? यह राइबोसोम राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बना कण समान, सूक्ष्म कण समान कोशिका अंग होता है। किससे मिलकर बना हुआ? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना
सूक्ष्म कण समान कोशिका अंग होता है। क्लियर है? तो इस चीज को आप नोट्स बनाते टाइम भी अंडरलाइन करना कि यह एक राइबोसोम एक प्रकार का राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन होता है या राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के जैसा या से बना हुआ सूक्ष्म कण होता है। ठीक है, जो कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से पाया जाता है। कहाँ मिलेगा? सेल के साइटोप्लाज्म में फ्री रूप से, यानी कि जो कोशिका द्रव्य है उसमें ये मुक्त रूप से या फ्री रूप से पाया जाता है। यहां तक क्लियर है? अर्थात यह राइबोसोम अपने कल ही क्लास में ये चर्चा की थी कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अगर उस पर राइबोसोम चिपके हुए हैं तो वो रफ टाइप की या ग्रेनुलर टाइप की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाती है। तो उसी के बेस पे अपन बोल सकते हैं कि ये जो राइबोसोम है यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एवं जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो केंद्रक कला है, उससे संलग्न अवस्था में पाया जाता है। तो अपन क्या लिख सकते हैं? एक तो एवं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से संलग्न अवस्था में राइबोसोम पाया जाता है। तो ये तो अपन ने बात कर ली, सामान्य जानकारी पे चर्चा कर ली कि ये किन किन कोशिकाओं में पाया जाता है और इसका मेन कार्य क्या है, और ये एक प्रकार का राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बना सूक्ष्म कण होता है जो इकाई झिल्ली रहित कोशिकांग है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज पादप कोशिकाओं में किसने की और जंतु कोशिकाओं में किसने की। तो कई बार कंफ्यूजन ये हो जाता है कि आपको एग्जाम में घुमा फिरा क्वेश्चन पूछ लिया कि राइबोसोम की खोज एनिमल सेल्स में किसने की या फिर राइबोसोम की खोज प्लांट सेल में किसने की। तो आपको अगर याद हो थोड़ा बहुत तो आपने नाम सुना होगा रॉबिन्सन ब्राउन ने सन 1953 में राइबोसोम की खोज पादप कोशिकाओं में की थी। कौन सी कोशिकाओं में? पादप कोशिकाओं में। प्लांट सेल में किसने की थी? रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सन 1953 में। तो ये चीज नोट कर लेना आप कि रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने सन 1953 में राइबोसोम की खोज प्लांट सेल्स में की थी, जबकि एनिमल्स सेल्स में पेलेडे या पेलेड नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में की थी। तो प्लांट सेल में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने सन 1953 में और एनिमल सेल में पेलेड नामक वैज्ञानिक ने सन 1955 में राइबोसोम की खोज जंतु कोशिका या एनिमल सेल्स में खोज की थी। तो ये चीज दोनों आप ध्यान रखना कि प्लांट सेल में खोज किसने की थी और एनिमल सेल में खोज किसने की थी। क्लियर है? अब जो राइबोसोम को राइबोसोम नाम दिया, यह नाम किसने दिया? ये भी एक सबसे बड़ी बात हो जाती है कि रॉबिन्सन ब्राउन ने दिया या पेलेडे ने दिया या किसी दूसरे वैज्ञानिक ने दिया। तो पेलेडे ने ही इनको राइबोसोम नाम
क्यों दिया? क्योंकि इन्होंने ये बताया कि ये जो राइबोसोम है ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने कण होते हैं। क्यों दिया था? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से बने कण होने के कारण पेलेडे ने इनको राइबोसोम नाम इनके राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से बने कण होने के कारण दिया था। क्लियर है? इन राइबोसोम को राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स भी कहा जाता है। ये चीज भी आप ध्यान रखना, क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन। ये तो अपन ने अभी तक पता चल गया पहले ही, पार्टिकल्स और ऐड किया है इसमें, पार्टिकल्स। शॉर्ट में क्या नाम हो जाएगा? RNP। RNP। तो ये चीज अंडरलाइन कर लेना आप कि जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन या जो राइबोसोम है उसको राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स, शॉर्ट में RNP, यहां से राइबो से R लिया है, न्यूक्लियोप्रोटीन से N लिया है और यहां से पार्टिकल से P लिया है, तो RNP भी कहा जाता है। क्लियर है यहां तक? ये तो अपन ने बात कर ली कि इसकी खोज कौन सी कोशिकाओं में किसने की और ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, इसको राइबोसोम नाम किसने दिया और इसे RNP भी कहा जाता है। क्लियर है? अब बात करते हैं अपन इनकी संख्या की कि कौन सी कोशिकाओं में कितनी संख्या में पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर एक नॉर्मल अपन जीवाणु कोशिका की बात करें कि जीवाणु कोशिका में ये कितनी संख्या में पाए जाते हैं, तो एक जीवाणु, सामान्य जीवाणु कोशिका की अगर बात की जाए, अपन बात कर रहे हैं इसी में नंबर, तो नंबर में नॉर्मल बैक्टीरियल सेल में लगभग कितने हो सकते हैं? लगभग 10,000 से 15,000 तक। कितने हो सकते हैं? 10,000 से 15,000 तक। ऐसे ही बात करें अपन ई कोलाई बैक्टीरिया का नाम सुना होगा आपने, तो उसमें लगभग 30,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। तो एक सामान्य नॉर्मल बैक्टीरियाओं की बात करें तो उनमें 10 से 15,000, एक इकोलाई बैक्टीरिया जो अपनी एलिमेंट्री कैनाल की इंटेस्टाइन में रहता है उसमें 30,000 के लगभग राइबोसोम। और अगर एक यूकैरियोटिक सेल की बात करें, यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो उसमें सबसे ज्यादा 1 करोड़ से 10 करोड़ तक राइबोसोम पाए जाते हैं। 1 करोड़ से 10 करोड़ तक एक यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये तो अपन ने बात हो गई नंबर्स की, संख्या की, कितनी संख्या में कौन से सेल्स में ये पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन इनकी शेप एंड साइज। शेप एंड साइज, शेप को क्या बोलते हैं? आकृति, और साइज को आकार, ये बोलते हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स और जो यूकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें राइबोसोम की शेप एंड साइज की बात करें, आकृति एवं आकार की बात करें तो कितनी होती है,
तो सबसे पहले मैं बात करता हूं प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल, इसमें राइबोसोम छोटे आमाप के, प्रोकैरियोटिक सेल खुद ही छोटी होती है तो इसमें छोटे आमाप के या छोटी आकृति के ही या छोटी साइज के ही राइबोसोम मिलेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में छोटे आमाप के लगभग 100 से 150 एंगस्ट्रम या 18 नैनोमीटर व्यास के, या तो 100 से 150 एंगस्ट्रम या 18 नैनोमीटर व्यास के राइबोसोम पाए जाते हैं। किनमें? प्रोकैरियोटिक सेल में। लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात करें, यूकैरियोटिक सेल्स की अगर बात की जाए तो उनमें बड़े आमाप के, यहां छोटे थे यहां पे बड़े आमाप के लगभग 200 से 250 एंगस्ट्रम या 20 से 22 नैनोमीटर व्यास के। तो अपन देख सकते हैं कि यहां से 100 से 150 एंगस्ट्रम था, लेकिन यहां पे 200 से 250 एंगस्ट्रम है। यहाँ पे 18 नैनोमीटर था, या यहाँ पे 20 से 22 नैनोमीटर है। तो ये प्रोकैरियोटिक सेल्स की अपेक्षा में यूकैरियोटिक सेल्स में बड़े आमाप के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर है? तो अपन ने नंबर्स की बात कर ली है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल्स में। शेप एंड साइज की अगर बात की जाए तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स दोनों में ही अपन ने बात कर ली है कि किसमें किस साइज और शेप के ये पाए जाते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब बात करते हैं अपन राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं और इनकी संरचना कैसी होती है, और वो बात करेंगे अपन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स में। क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें जो राइबोसोम जो टॉपिक दे रखा है उसमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों का जिक्र हुआ है, क्योंकि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी मिलता है। क्लियर है? तो अपन आगे बात करेंगे अब कि जो राइबोसोम है इसका अगर अपकेंद्रीकरण किया जाए, क्या किया जाए? अपकेंद्रीकरण। ये जो राइबोसोम है अगर इसका अपकेंद्रीकरण का नाम सुना होगा जिसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक आपने शायद आपकी लैब में 12th क्लास में अगर आपको लैब में दिखाया हो, अगर आपके वहाँ पे अवेलेबल हो, तो एक गोल गोल घूमने वाली बहुत ही तेज स्पीड से एक मशीन होगी जिसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन, अपकेंद्रीकरण मशीन। अगर उस मशीन में अपन किसी सेल के साइटोप्लाज्म को ले, उसमें बहुत सी नलियां होती है, अगर उस नली के अंदर अपन उस मशीन की नली के अंदर सेल के साइटोप्लाज्म को लें और उस मशीन को चलाएं बहुत तेज स्पीड से, तो अपन आसानी से राइबोसोम को अलग कर सकते हैं एक सेल के साइटोप्लाज्म से। तो मैंने वही चीज़ लिखी है आपके सामने यहाँ कि अगर राइबोसोम को अपकेंद्रीकरण या सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से साइटोप्लाज्म से अलग किया जाए तो इसे आसानी से साइटोप्लाज्म से अपन अलग कर सकते हैं। और अलग करने पर अपन को पता चलता है बाद में स्टडी करने के दौरान कि यह 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो 70S एंड 80S राइबोसोम। ये पढ़ा है अपन ने आज तक। जैसे ही सेंट्रीफ्यूगेशन किया, अपकेंद्रीकरण किया, तो
तो अपन को पता चला कि उस कोशिका द्रव्य से, सेल के कोशिका द्रव्य से 2 प्रकार के राइबोसोम प्राप्त हुए हैं। एक तो 70S है और एक 80S है। ठीक है, यहां पे ये जो S लिखा है मैंने, यहां पे जो 70S और जो 80S, तो ये S क्या है? S का मतलब है यहां पे स्वेदबर्ग यूनिट, स्वेदबर्ग यूनिट एक यूनिट है राइबोसोम की साइज को मापने की। ठीक है, इसलिए 70S लिखा है। S का मतलब स्वेदबर्ग यूनिट। क्लियर है? अब बात करेंगे अपन की जो 70S राइबोसोम है यह कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है। तो जो 70S राइबोसोम है वो हमेशा प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है और 80S यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे 70S। 70S जब कंप्लीट हो जाएगा तो बात करेंगे 80S की। तो 70S जो राइबोसोम है वह अपन को पता चला है कि एक प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाने वाला राइबोसोम का टाइप है, क्योंकि 2 टाइप बताए अपन ने कि 2 टाइप का होता है 70S और 80S। तो ये जो 70S राइबोसोम है यह 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। 2 सब यूनिट जिन्हें बोलेंगे अपन। एक तो है ऐसे, तो मैंने कहा कि ये जो 70S राइबोसोम है यह प्रोकैरियोटिक सेल्स में 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें सबसे छोटी सब यूनिट 30S सबसे ऊपर की ओर और सबसे बड़ी या बड़ी वाली सब यूनिट जिसे बोलते हैं 50S नीचे की ओर एक दूसरे के ऊपर उपस्थित होती है। यानी जो 30S सब यूनिट है 70S राइबोसोम की वह ऊपर की ओर होगी और जो 50S बिग यूनिट है 70S राइबोसोम की वो 30S के नीचे होगी। यानी 50S के ऊपर 30S होगी, यानी कि जो स्मॉल यूनिट है वो बिग यूनिट के ऊपर होगी, ऐसे जैसे मैंने डायग्राम में आपको बना के बताया है। ठीक है, ये जो 30S और जो 50S सब यूनिट्स हैं, कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है यह कौन से प्रोटीन या कितने प्रोटीन या कौन से आरएनए से मिलकर बना हुआ होता है। तो उसी को अपन यहाँ पे एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि जो 30S सब यूनिट है और ये जो 50S सब यूनिट है ये कौन से कितने प्रोटीन और कितने टाइप के आरएनए से मिलकर बनी हुई होती है। आरएनए भी इसमें कौन सा होता है? आरएनए। आरएनए के टाइप्स आपने पहले पढ़े होंगे, आरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले 30S, इधर 50S। जो 30S राइबोसोम की सब यूनिट है ये क्या है? सब यूनिट। सब यूनिट, ये भी सब यूनिट। सब यूनिट का मतलब उप इकाई, उप इकाई यानी छोटा भाग। जो 30S राइबोसोम जो सब यूनिट है वह 16S आरएनए
मैंने पहले बताया था कि इसमें rRNA से मिलकर बनी हुई होती है, तो 16S rRNA और 21 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। कौन सी यूनिट? स्मॉल यूनिट है 30S 70S राइबोसोम की। तो 16S तो rRNA से मिलकर बनी होगी और 21 प्रोटीन से मिलकर, ये दोनों आपस में मिलकर 30S राइबोसोम सब यूनिट बनाएंगे 70S की। ऐसे ही 50S की बात करें अपन, तो यह 5S rRNA, 23S rRNA एवं 34 प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। 5S rRNA, 23S rRNA एवं 34 प्रोटीन, यानी कि दो प्रकार के तो rRNA है और 34 प्रोटीन है, ये आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? 50S सब यूनिट किसकी? 70S राइबोसोम की, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। तो आपको अगर एग्जाम में ये छोटा क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में कितने प्रकार के rRNA पाए जाते हैं, तो आप क्या लिखोगे? 16S rRNA, 5S rRNA और 23S rRNA। तो ये तो हो गई RNA की कहानी। ऐसे ही मान लो प्रोटीन्स का पूछ ले तो 21 प्रोटीन और 34 प्रोटीन। अगर अलग से पूछ ले 30S का तो 30S का आप ये बता देना, 50S का पूछे तो 50S का ये बता देना। लेकिन अगर आपको ये डायरेक्टली पूछ ले कि 70S राइबोसोम किन किन RNA से मिलकर बना हुआ होता है, तो आपको ओनली RNA के ही बताना है, प्रोटीन का नहीं बताना है। तब तो RNA में सबसे पहले मान लो स्टार्टिंग छोटे से करो तो 5S है, फिर 60S है और फिर 23S rRNA है। तो ये 3 प्रकार के RNA हो गए इसमें, ठीक है। तो ये था अपना 70S राइबोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है 2 सब यूनिट्स के रूप में। क्लियर है? ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे 80S राइबोसोम की। 70S प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलता है, 80S मिलेगा यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है। ऐसे ही जैसे अपन ने 70S राइबोसोम को जाना कि कौन कौन सी सब यूनिट से मिलकर बना है, कितने प्रकार के rRNA और प्रोटीन से मिलकर ये बना होता है, वैसे ही सेम अपन 80S की भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको उठा रहा हूं मैं। एटीन एस राइबोसोम की जब बात आती है तो डायरेक्टली अपने माइंड में यही आना चाहिए कि ये यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाला राइबोसोम है, ठीक है। एटीन एस राइबोसोम कौन सी सेल्स में मिलता है? यूकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। इसकी भी 2 सब यूनिट्स होती है, एक तो 40S और एक 60S। एक तो 40S सब यूनिट और एक 60S सब यूनिट। तो 40S सब यूनिट की अपन बात करेंगे और 60S सब यूनिट की बात करेंगे कि कौन कौन से RNA से और कौन कौन से प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। तो जो 40S सब यूनिट है यह प्रोटीन की अगर बात की जाए तो 30 प्रोटीन और 18
srRNA से मिलकर बनी हुई होती है। 40S सब यूनिट 80S RNA राइबोसोम की 18S rRNA एवं 30 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ऐसे 60S राइबोसोम की अगर बात की जाए सब यूनिट की, तो यह 5S rRNA, 5.8 S rRNA एवं 40 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। जैसा ही कि अपन ने 70S राइबोसोम के बारे में जाना, सेम वैसा ही मैंने आपके सामने 80S जो यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है 2 सब यूनिट्स के रूप में 40S और 60S। 40S सब यूनिट 18S rRNA एवं 30 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, जबकि 60S सब यूनिट 5S rRNA, 5.8S rRNA एवं 40 प्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये अपन ने चर्चा कर ली 2 टाइप के राइबोसोम की, 70S और 80S। प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले 70S और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले 18S राइबोसोम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे कि राइबोसोम की रासायनिक संरचना क्या है, इनके कार्य क्या है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाने वाले जो राइबोसोम है उनमें अंतर क्या है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।